मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था और हमने ये जॉब ऑर्डर शीट बना ली थी। गो के इसने हमसे पूछी नहीं थी, लेकिन ये शीट बनाना ज़रूरी थी। मल्टीपल जॉब्स में अगर आप ये शीट एक मरतबा बनाना सीख लेंगे तो आपके लिए आगे के सवालात आसान हो जाएंगे। फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सवाल में बनाना चाहें तो बना लें, ना बनाना चाहें तो ना बनाएं। लेकिन जॉब ऑर्डर शीट से सवाल ज़रा आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए कम से कम एक सवाल में तो मैं जॉब ऑर्डर शीट बनवा देता हूँ। फिर बाकी सवाल में आप बेशक ना बनाएं, बट अगर पूछी है तो फिर तो बनानी पड़ेगी। नहीं पूछी और अगर आप बना लें तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। और इस सवाल की जो असल रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपने एंट्रीज़ बनानी है और टी अकाउंट्स बनाने। सही है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि सर का लेक्चर काफ़ी लेंथी है और बहुत बोरियत भी हो रही है, तो ये अगर आप अपने यहाँ पे देखें ना यूट्यूब के इस वाले कोने में, तो आपको वो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो स्पीड का एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो अभी आपका ये नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है ना, अगर आप उस पर जाएँ तो आपको उसके नीचे 1.25 और 1.5 और 1.75 और 2, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वीडियो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो अगर आप इसको 1.5 पे भी ले जाएंगे ना तो बात समझ में भी आएगी और वीडियो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने आपकी बोरियत का ये जब वो हल बता दिया है। वैसे तो खैर आप लोग मुझसे ज़्यादा मास्टर है इन चीज़ों में, आपको पता ही होगा। तो आप फास्ट प्ले करके भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी वक्त में बात समझ में भी आ जाए और टाइम भी आपका कम लगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग बड़े मसरूफ़ हैं आजकल। मुझे लगता है कि काफ़ी जो है वो काम होंगे आपको आजकल, तो यकीनन ज़रा पढ़ने में दुश्वारी हो रही होगी। तो इसका हल ये है कि आप थोड़ी सी फास्ट स्पीड में भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल स्लो में देखने की कोशिश मत कीजिएगा। वो जो 0.25 है ना, उसमें तो ऐसा लगेगा मैं बिल्कुल ही जो है वो कोई पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो फास्ट में देख लीजिएगा। ओके, आइए जी शुरू करें। अच्छा, एंट्री बनाने का तरीका वही है, वो जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाना एंट्री का वही है। तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर बनाएंगे जनरल। मैं यहाँ पे जनरल तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बग़ैर जनरल ड्रॉ किए एंट्री बना रहा हूँ। आपने प्रॉपर जनरल ड्रॉ करना है। अच्छा, अब इसके लिए आप एक काम ये करिए कि सबसे पहले तो वो जो मैंने एंट्रीज़ का फॉर्मेट आपको लिखवाया था वो उसको एक मरतबा जाके ज़रूर देख लीजिए। सही है। अब हम कुछ एंट्रीज़ तो बनाएंगे अपने सवाल में से देख के, कुछ एंट्रीज़ बनाएंगे हम अपने चार्ट में से। सही है। तो दोनों तरीके से आप उसको जो है वो देखते रहेंगे। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन के शुरू में इन्होंने आपको बताया था मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट ₹1,45,000। तो इसका मतलब है पहली एंट्री बनेगी मटेरियल परचेज़ की। तो ये लीजिए, ये मैंने इसकी पहली एंट्री बना दी। ये बात हमें मालूम है कि मटेरियल परचेज़ करते वक्त चाहे मटेरियल डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई तमीज़ नहीं होती, हम एक ही एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री बन गई मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट 1,45,000। नरेशन बहुत सिंपल है, नरेशन आप खुद लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट। अब उसके बाद इन्होंने आपसे कहा है कि डायरेक्ट मटेरियल रिक्विजिशन एंड फैक्ट्री लेबर। अब उसके बाद चार्ट आ गया, तो ज़ाहिर है अब आपको चार्ट में से देख के बनाना पड़ेगा। अब सुनिएगा बात को गौर से। मटेरियल और लेबर की हद तक तो वो जो सवाल में चार्ट बना हुआ है आप वहाँ से भी देख के बना सकते हैं, लेकिन चूंकि सवाल में टोटल नहीं है, टोटल मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए बेटा, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल है ये तो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन वो जो क्वेश्चन में आपको फॉर जनरल फैक्ट्री यूज़ लिखा हुआ है 5,000, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिला के जॉब नंबर 201 से लेकर जॉब नंबर 206 तक मटेरियल जो यूज़ हुआ वो तो 86,000 है डायरेक्ट, लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ वो सवाल में नज़र आ रहा है आपको 5,000। सही है। तो अब मुझे एंट्री तो एक ही बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मटेरियल का टोटल यहाँ से उठाऊँगा, इनडायरेक्ट का वहाँ से उठाऊँगा 5,000। अब बताइए, जब आप डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं जॉब पे तो क्या एंट्री बनती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल ₹86,000 एंड FOH डेबिट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। उसके लिए आप चले जाइए अपने सवाल में, फॉर जनरल फैक्ट्री यूज़ लिखा हुआ है कितना, 5,000।
और ये आपने कर दिया क्रेडिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 86 और 5 91,000। नरेशन बहुत सिंपल है, आप बना लीजिएगा। टू रिकॉर्ड इशू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल टू जॉब, ये हो गई बात। अब उसके बाद लेबर की बात करें तो लेबर में डायरेक्ट लेबर का 201 से लेके 206 तक टोटल ये रहा, जबकि इनडायरेक्ट लेबर आपको फॉर जनरल फैक्ट्री यूज़ की 7 नज़र आ रही है 8,000। तो डायरेक्ट लेबर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, WIP। तो ये आपने एंट्री बना दी वर्क इन प्रोसेस डेबिट फॉर 82,800 फॉर डायरेक्ट लेबर एंड फॉर इनडायरेक्ट लेबर 8,000 विच इज FOH, और इन दोनों को आप जमा कर लेंगे तो इसका क्रेडिट बन जाएगा फैक्ट्री पेरोल। 80 और 8 82 और 8 90,800। कोई मुश्किल? अच्छा, अब उसके बाद वो जो सवाल में टेबल था वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये अभी बाकी है। सवाल वाला जो टेबल था वो सिर्फ 2 था, मटेरियल और लेबर। मटेरियल में हमने डायरेक्ट का टोटल यहाँ से उठाया, इनडायरेक्ट वहाँ से उठाया। लेबर में हमने डायरेक्ट यहाँ से उठाया, इनडायरेक्ट वहाँ से उठाया। क्लियर हो के बाद? अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं FOH की एंट्री इसके बाद बना सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अब FOH की एंट्री बननी तो है ना। लेकिन चूँकि मैं अभी बात कर रहा हूँ मटेरियल और लेबर की, तो मैंने मटेरियल और लेबर तो बना लिया। अच्छा, इसको हम कर देंगे 2A और इसको हम कर देंगे 2B। सही है। अब मैं इसको फिलहाल इतने ही छोड़ता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ सवाल में, अब जाके देखते हैं नंबर 3 क्या है। नंबर 3 में फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड ऑन अकाउंट। जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड हो जाती है वो फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल होते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल की एंट्री क्या बनेगी, इसको आप जाके देख सकते हैं। FOH डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। याद रखिए बेटा, FOH डेबिट में बहुत सारे आ सकते हैं मुख्तलिफ एंट्रीज में, क्योंकि FOH डेबिट का मतलब एक्चुअल होते हैं, और चूँकि एक्चुअल जो है वो एक ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए उसकी एंट्री में कई मरतबा FOH डेबिट हो सकता है। लेकिन एंट्री में FOH क्रेडिट सिर्फ एक मरतबा होगा, वो अप्लाइड वाली एंट्री में होगा। सही है। तो ये जितने मैं FOH डेबिट करता हूँ आप समझ जाइएगा कि सब एक्चुअल है। तो कितना अमाउंट है, 70,800। चलिए, इसके बाद नंबर 4 है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹10,000। वैसे अगर हम बात करें तो डेप्रीसिएशन की एंट्री जो हमने अपने जो है वो पिछली क्लासेस में सीखी वो थी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। लेकिन चूंकि ये डेप्रीसिएशन मशीन पर है और मशीन हमारे फैक्ट्री का में यूज़ होती है, तो फैक्ट्री का जो भी खर्चा होता है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन के बजाय क्या लिखेंगे, FOH डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन मशीन क्रेडिट। कितना अमाउंट, 10,000। चलिए, इसके बाद नंबर 5 है द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज़ 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसके लिए मैं वापस चार्ट पर आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको FOH का टोटल अमाउंट नजर आ रहा है अप्लाइड का। तो अब आप अप्लाइड वाली एंट्री बना लीजिए। नंबर 5 वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड FOH अप्लाइड क्रेडिट। अगर मैं FOH के क्रेडिट में अप्लाइड ना भी लिखूं तो अंडरस्टूड है कि FOH क्रेडिट वाला अप्लाइड ही होता है और डेबिट वाला एक्चुअल होता है। सही है। तो आप बेशक ना लिखिए, खाली FOH भी लिख सकते हैं आप। तो ये इसका 110% बन गया, कितना, 91,080। चलिए, इसके बाद नंबर 6 जॉब कंप्लीटेड। बस अब यहाँ से अब आपका सवाल का अख्ताम शुरू हो गया। याद है मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर शुरू करा रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो 3 एंट्रीज़ हैं वो हमेशा एक साथ सीक्वेंस में बनेंगी, और वो 3 एंट्री आखिर वाली 3 एंट्री हैं। एक नंबर 11 जिसको हम जॉब कंप्लीटेड वाली या फिनिश गुड वाली कहते हैं, एक 12 विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड नंबर 13 सेल्स। सही है। और इस सवाल में इसलिए आसान है कि ये जो आखिर के 3 कॉलम है ये बेसिकली 11वीं 12वीं और 13वीं एंट्री वाले, इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट अब अगर आप सवाल में ना भी जाएं तो अब आपको सवाल में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी एंट्री ये फिनिश हुई है, तो ये अब आपने फिनिश की एंट्री बना दी नंबर 6।
फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। कितना अमाउंट है ये देखिए 1,88,160। सही है। ये टोटल WIP वाला जो कॉलम है इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सही। अच्छा, अब उसके बाद 12 वो देखिए आपके पास पहले से मौजूद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट। इसका फोकस जरा नीचे कर दें, यहाँ तक जाना चाहिए। कितना अमाउंट है 1,69,500। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल्स। और ये आपने बिल्ड कर दिए कस्टमर को 3,15,000 में टोटल। तो इसने हमें बताया नहीं है कि कैश पर है उधार पर है। आप चाहें तो कैश भी लिख सकते हैं और उधार वाला अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। ये लीजिए कितना अमाउंट है 3,15,000। ये नज़र आ रही है इसमें एंट्री। अच्छा जी बेटा, उसने पूछी तो आपसे ये एंट्री थी, ये तो पूछा ही नहीं था। तो आप देखिए एंट्री तो बड़ा सिंपल है, एंट्री बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन हमारे लिए एंट्री आसान हुई इसकी बदौलत। अगर ये जॉब ऑर्डर शीट ना बनी होती तो हमारे लिए एंट्री बनाना मुश्किल नहीं था, यानी नामुमकिन नहीं था, मुश्किल था। नामुमकिन नहीं था बट मुश्किल था। इससे आसानी हो गई। लेकिन अब ये भी बेवकूफ़ी है कि एक चीज़ वो नहीं पूछ रहा आपसे और आप खामा खाई में उस पर 15-20 मिनट लगाएं और फिर उसके बाद ये करें। तो पहले सवाल में इसलिए बना दी ताकि आपको जॉब ऑर्डर शीट बनानी भी आ जाए और फिर आप यहाँ से देख के एंट्री बना रहे हैं। कोई एक सवाल ऐसा कर लीजिएगा जिसके अंदर आप बगैर देखे बगैर शीट बनाए एंट्री बना सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। बना ले तो और अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमारी बेसिकली एक रिक्वायरमेंट हुई, ये मैंने आपको अपनी तरफ से कराई, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट हो गई मुकम्मल। अब वो आपसे 2 टी अकाउंट पूछ रहा है, एक वर्क इन प्रोसेस का और एक WIP का। तो आइए पहले हम बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस। अच्छा जी, ये आ गया हमारा टी अकाउंट, WIP और ये आ गया फिनिश गुड्स। बेटा 3 टी अकाउंट WIP, फिनिश गुड और मटेरियल, इन तीनों टी अकाउंट का एक ही उसूल है। सबसे पहले इनका बिगिनिंग बैलेंस, तीनों का बिगिनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, अगर हो तो, नहीं है तो ज़ाहिर फिर नहीं लिखेंगे। और इसका एंडिंग बैलेंस तीनों का क्रेडिट साइड पर आएगा, वो भी अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। सही है। बिगिनिंग बैलेंस एंड देन रिलेटेड एंट्रीज। अब मेरे पास इस सवाल में ना तो WIP का कोई बिगिनिंग बैलेंस है ना फिनिश गुड का बिगिनिंग बैलेंस है, तो ज़ाहिर है मैं डायरेक्ट एंट्री पे चला जाऊंगा। और चूंकि मैं WIP का टी अकाउंट बना रहा हूँ तो ये देखिए WIP डेबिट है, ये लिखा आपने 86,000 फॉर मटीरियल अकाउंट। Then again WIP debit by rupees 82,800 by payroll, and then again WIP debit by rupees 91,080 FOH। इसके अलावा मुझे WIP कहीं डेबिट में नज़र नहीं आ रहा। फिर इसके बाद WIP एक क्रेडिट में नज़र आ रहा है मुझे 1,88,160 फिनिश गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि WIP का बिगिनिंग बैलेंस तो नहीं है, बट जो एंट्री में डेबिट था वो डेबिट कर लिया, क्रेडिट के अंदर उसने आपको वो अमाउंट लिख दिया जो आपका फिनिश गुड था। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम आज का टोटल कर लेंगे, जो अमाउंट बैलेंस आएगा उसको हम लिख देंगे कि हमारा WIP का एंडिंग बैलेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि WIP का टी अकाउंट बनाते हैं हम और बैलेंस हमें मालूम होता है, हम बैलेंस लिख देते हैं, तो ये मालूम करना होता है। कभी ये पता होता है तो बैलेंस लिख देते हैं। 2 ही बातें आ सकती हैं क्रेडिट साइड पे, तीसरी बात नहीं होगी। तो आइए इसका टोटल करते हैं। 86,000 प्लस 82,800 प्लस 91,080, 2,59,880। ये लीजिए, ये लिखा मैंने
59,880। अब आप इसमें से इतना मुकम्मल हो गया, इसमें से उसको आप माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, WIP का एंडिंग बैलेंस 71,720। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा WIP का एंडिंग बैलेंस है 71,720। और अभी मैं प्रूफ भी करता हूँ कि ये कैसे है। चलिए इसका टोटल कर लीजिए। और ये जो कैरी डाउन है यहाँ पर आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 71,720 आया है कैरी डाउन, इसका मतलब क्या है कि इतना अमाउंट WIP का ऐसा है जो अभी चल रहा है, यानी इतनी कॉस्ट लग चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी काम जारी है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नज़दीक तो सिर्फ ये दो जॉब सीना जो जारी थी, यानी इस जॉब का ये अमाउंट, इस जॉब का ये अमाउंट, अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो यही अमाउंट आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जॉब हमारी WIP एंडिंग थी, बची हुई थी। तो आप चाहें तो इनको जमा करके देख लीजिए, 39,500 एंड 32,220, तो आपका यही आंसर आएगा। क्लियर है। अब आ जाइए फिनिश गुड पे। फिनिश गुड में भी हमारे पास बिगनिंग बैलेंस नहीं है, हम डायरेक्ट एंट्री पे जाएंगे और एंट्री हमारे पास फिनिश गुड की दो हैं, एक ये और एक ये। तो फिनिश गुड के डेबिट में 1,88,160 WIP और फिनिश गुड के क्रेडिट में 1,69,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका टोटल यही रहेगा। ये देखिए, मैंने आपको ये दो जॉब बताई थी ना, इन दो जॉब्स को हमने कहा था ये हमारा वर्क इन प्रोसेस है, तो हमारा आंसर भी ये आएगा। सही है। अच्छा, अब अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो फिनिश गुड का एंडिंग आंसर आ जाएगा, यानी फिनिश गुड का बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 188,160 माइनस 169,500, तो ये आ गया 18,660। ये लिखा मैंने यहाँ पे 18,000 और ये कैरी डाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,660। अभी ये भी मैं प्रूफ करता हूँ कि ये कैसे आया। देखिए, हमारे पास फिनिश गुड ये थी ना 1 2 3 4, लेकिन बिकी कौन सी थी, 1 2 3, ये वाली नहीं बिकी थी ना 18,660। तो मैं कहूँगा कि ये तैयार थी, नहीं बिकी, तो फिनिश गुड की एंडिंग। तो देखिए इसका बैलेंस भी नहीं आया जितना। तो ये हमारा एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था जो यहाँ पर अख्ताम पजीर हुआ, और आपको आज के इस सवाल की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या ख्याल है, फिर बात क्लियर हुई आप लोगों को? अच्छा, क्या ख्याल है अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझा दूं तो आप खुद कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि क्वेश्चन नंबर 12 करना आपके लिए मुश्किल है। 11 और 12 दोनों एक जैसे हैं। मैं आपको 12 बता रहा हूँ, आप 12 को ज़रा समझिए और ख़ुद से कीजिएगा। सबसे पहले ये जिब्रान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रॉ मटेरियल परचेज़ किया इन्होंने कैश पे, फिर रॉ मटेरियल परचेज़ किया इन्होंने उधार पे 15,000, यानी वो पहली वाली एंट्री। फिर मटेरियल रिक्विजिशन एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, एक तो जॉब नंबर उन्होंने डिफरेंट तरीके से दी हुई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर मटेरियल का अमाउंट है, पिछले सवाल में नीचे फॉर जनरल फैक्ट्री यूज़ था तो हमने उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहा था, इसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल है, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है। बट लेबर वाले कॉलम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहली बात तो उसने लेबर वाले कॉलम में अमाउंट नहीं बताया, आवर्स बताएं कि आपकी लेबर ने कितने घंटे काम किया। याद रखिए, ये जो हमारी शीट बनती है ये सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की बनती है, आवर्स की नहीं बनती। इसलिए याद रखिए कि अगर वो लेबर का अमाउंट बता रहा है तो एज इट इज लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा।
लेकिन अगर वो लेबर के आवर्स बता रहा है तो आवर्स में आपने कभी भी नहीं लिखना, तो इसका मतलब है आवर्स छोड़ दीजिए। लेकिन जहन में रखिए कि पहली वाली जॉब पे 150 घंटे काम किया लेबर ने, दूसरी जॉब पे 250 घंटे, तीसरी जॉब पे 350 घंटे एंड सो फोर्थ, लेकिन आपने ये लिखना नहीं है। तो प्रैक्टिकली वी हैव ओनली वन कॉलम ऑफ डायरेक्ट मटीरियल। लेबर का चूँकि अमाउंट नहीं है, आवर्स हैं, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। फिर अगर आप उसके नीचे आएँ तो नीचे वो कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड इज ₹8 पर डायरेक्ट लेबर आर। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक भी है, एक मिनट, सॉरी, सही है, कोई मसला नहीं है। इसमें लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड इज एट ₹8 पर डायरेक्ट लेबर आर। जैसे मैं यहाँ पे जब फैक्ट्री ओवरहेड ले रहा था तो जो भी लेबर थी मैं उसका 110% ले रहा था यहाँ पर। लेकिन इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपने फैक्ट्री ओवरहेड लेनी है ₹8 पर लेबर आर। तो देखिए आपको हर जॉब के लेबर आवर्स गिवन है, यानी अगर आप 150 घंटे को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो FOH आ जाएगा जॉब नंबर 2 का। अगर आप 250 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा 8 से तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा जॉब नंबर 3 का। यानी फैक्ट्री ओवरहेड के कॉलम के लिए आपने इन घंटों को 8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सर बीच में लेबर का कॉलम तो रह गया, तो मैं लेबर के कॉलम पे भी आ रहा हूँ। आगे कहता है एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट ₹12 पर लेबर आर, यानी लेबर आर यही उड़ाने 12 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो FOH आ जाएगी। आवर्स को आपने कॉपी नहीं करना, आवर्स को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपने कॉपी करना है सिर्फ मटेरियल को। लेकिन जब लेबर का कॉलम लिखेंगे आप तो लेबर का कॉलम लिखते वक्त आपने ये आवर्स यहाँ से उठाने और लेबर का रेट है ₹12। हर आर को 12 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो हर जॉब के लेबर आ जाएगी। फिर FOH के लिए फिर दोबारा से आप यही आवर्स उठाएंगे, लेकिन अब आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो FOH का कॉलम आ जाएगा। तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपको लेबर के आवर्स दिए हुए हैं, उससे आपने आगे चलना है। बाकी पूरा सवाल वैसे ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप ना कर सकते हो। तो होपफुली आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 12 कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी दिया है। गालिबन 8 मैं पहले दे चुका था, 7 आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको दे दिया। ऐसे ही आप जॉब ऑर्डर शीट बनाएंगे पहले और फिर उसके बाद आपने इसकी एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाने हैं। तो होपफुली ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे जाके जितने भी जो है वो जॉब ऑर्डर के सवालात करेंगे वो मेनली इन्हीं मल्टीपल जॉब से रिलेटेड होंगे जिसमें एक साथ डिफरेंट जॉब्स पे काम चल रहा होगा। तो अगली क्लास के तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।